नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं गौरव फौजदार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल रहा होगा, आज जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो गांधीवाद रहेगा। और गांधी जी के बारे में एक कोशिश रहेगी मेरी कि आपको एक बेसिक समझ, आधारभूत इनके कंसेप्ट्स के बारे में समझ बन सके। ये वीडियो आपको व्यवहार में, आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे आप यूपीएससी मेंस के लिए हों, चाहे आप आरपीएससी के हों, चाहे यूपीपीसीएस के हों, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें पॉलिटिकल साइंस आती है, वहाँ गांधीवाद के बारे में प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। हमारी जो चर्चा रहेगी वो गांधीवाद को एक एक आधार पे समझने की रहेगी कि गांधी जी किस फील्ड में क्या सोचते हैं, और गांधीवाद के बारे में एक साफ चर्चा मैं करने का प्रयास करूँगा। क्योंकि हम बहुत सारी भ्रामक चीज़ें सुन लेते हैं गांधी जी के बारे में कि गांधी जी ने ये कहा, गांधी जी ने वो कहा। तो जब तक हम पढ़ते नहीं हैं इन चीज़ों को, तब तक मुझे नहीं लगता हमें किसी के बारे में कुछ ही कहना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमें एक समझ विकसित करनी चाहिए कि आखिर गांधीवाद है क्या, आखिर गांधी जी के क्या विचार थे, आखिर गांधी जी क्या सोचते थे, क्या नहीं सोचते थे। उसी हिसाब से मैंने थंबनेल में टाइटल भी रखा है कि गांधीवाद एक समग्र विश्लेषण। तो गांधीवाद का हम एक शॉर्ट और समग्र विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम कोट पढ़ते भी हैं, एक मशहूर साइंटिस्ट हुए हैं और वो साइंटिस्ट ने अल्बर्ट आइंस्टीन। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार गांधी जी के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा गया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करेंगी कि हाड़ मास का कोई इंसान ऐसा भी था। बहुत बड़ा कोट और बहुत फेमस कोट है ये। तो बहुत फेमस वैज्ञानिक हुए हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने कहा है कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करेंगी कि हाड़ मास का कोई इतना मजबूत व्यक्ति हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट गांधी जी के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन की तरफ से था। मैंने शुरुआत इसलिए यहाँ से करी है कि आप कुछ भी पहले गलत एजम्प्ट ना करें गांधी जी के बारे में। गांधी जी के चिंतन को आप सोचने की कोशिश करें। हालांकि काल्पनिक है चिंतन, परंतु फिर भी हमें पता होना चाहिए कि है क्या, आखिर गांधी जी सोचते क्या थे। अच्छा, गांधीवाद के बारे में समझ की हम बात करें तो बेसिक सी बात है। गांधीवाद का मतलब है कि अपन किसी भी शब्द के पीछे वाद लगाएं तो उसके विचारों का समूह है। तो ये मूल रूप से गांधी जी के जो विचार थे, उन विचारों का समूह ही क्या है, गांधीवाद है। जैसे हम मार्क्सवाद की बात करते हैं तो मार्क्स के विचारों का समूह मार्क्सवाद है। जैसे हम लेनिनवाद की बात करते हैं तो लेनिन की जो विचारधारा थी उसके आधार पे वो लेनिनवाद हो जाता है। और सारे हम जिनकी भी बात करते हैं, तो जैसे प्लेटोवाद की हम बात करें तो प्लेटो के विचारों का समूह प्लेटोवाद हो जाता है। तो ऐसे ही गांधी जी के विचारों का समूह जो था वो गांधीवाद था। और एक सामान्य सी बात मैं आपको बताऊं, जो गांधी जी से ये पूछा गया था कि क्या आप एक संप्रदाय, किसी ने यूज किया था इनके सामने गांधीवाद शब्द, तो गांधी जी ने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। गांधीवाद कुछ नहीं होता है, ना तो मैं कोई विचारधारा बना रहा हूँ, ना मैं कोई संप्रदाय चला रहा हूँ। तो गांधी जी ने साफ किया था कि गांधीवाद जैसी कोई विचारधारा नहीं होती, गांधीवाद जैसी कोई वस्तु नहीं होती। ये तो केवल और केवल मेरे विचारों का समूह है जो मैंने पेश किए हैं। आप इसको विचारधारा या संप्रदाय या वस्तु ना बनाएं। गांधीवाद जैसी कोई वस्तु नहीं होती। तो आप दो स्टेटमेंट्स को आप याद रखें। एक तो अल्बर्ट आइंस्टीन क्या कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि हार्डमास का ऐसा कोई व्यक्ति था जिसने ऐसा काम किया हो। और जब गांधीवाद के बारे में गांधी जी से पूछा तो इन्होंने कहा कि गांधीवाद जैसी तो कोई वस्तु होती नहीं है, गांधीवाद जैसा कोई संप्रदाय नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब बेसिक जो बात है वो है कि आखिर ये गांधीवाद क्या था, गांधीवाद की सोच क्या थी। देखिए, वर्ष है 1909 और 1909 में गांधी जी एक किताब लिखते हैं
और वो किताब है हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज के अंतर्गत गांधी जी के विचार हैं। हालांकि और भी किताबें हैं, परंतु ज़्यादातर विचार जो हैं वो गांधी जी के राजनीतिक और ये विचार हैं, ये हिंद स्वराज के अंतर्गत है। और हिंद स्वराज क्या है? हिंद स्वराज जो पुस्तक है, लगभग 110-112 पेज की पुस्तक है, मैंने पढ़ी हुई है, बहुत अच्छी किताब है, आप भी उसको पढ़ें। ये संवाद फॉर्म में है। और संवाद में क्या है कि एक तरफ तो गांधी जी हैं, और गांधी जी अफ्रीका से आ रहे हैं, और एक पानी का जो जहाज़ होता है, यानी जो शिप होता है, उसमें बैठे हुए जो ड्राइवर है उसका शिप का, उस ड्राइवर से बातें कर रहे हैं, और उसके मध्य में और गांधी जी के मध्य में ये पूरा का पूरा संवाद है। ये जो पूरी किताब है हिंद स्वराज, ये संवाद शैली में है, 1909 की किताब है, और यहाँ से गांधी जी के विचार पनपे। और हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी जी के विचार हैं। मूल रूप से हम कुछ आधारों की गांधीवाद के बात करेंगे कि आखिर इन्होंने किन किन आधारों पर चर्चा की, कौन कौन से आधार इनके मुख्य रूप से थे, क्या ये उन आधारों के बारे में सोचते थे। देखिए, सबसे पहला जो आधार है गांधीवाद का, वो है सामाजिक आधार, कि समाज के बारे में गांधी जी क्या सोचते। मैं पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप निश्चित रूप से समझ। सबसे पहला जो इनका था, वो था साध्य साधन की संकल्पना। देखिए, एक तो होता है साध्य और एक होता है साधन। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक तो आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे तैयारी करनी है, मुझे क्या पाना है, क्या नहीं पाना। तो जो प्रक्रिया जो होती है, वो तो होती है साधन की, और आप सोचते हैं सीधे के सीधे परिणाम की, तो परिणाम होता है साध्य, कि नंबर आएगा कि नहीं आएगा, केवल इतना बता दो। तो ये तो क्या है? साध्य। और हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे, हमें कौन सी प्रक्रिया का पालन करना होता है, वो होती है साधन। साध्य साधन की संकल्पना राजनीति विज्ञान के अंतर्गत खूब चलती है, कि कौन से साधनों का यूज़ किया जाए कि अच्छे साध्य की प्राप्ति हो। अच्छा साध्य मतलब अच्छा परिणाम, अच्छे साधन मतलब अच्छे तरीके से प्रक्रिया का पालन हो। तो गांधी जी इस बारे में कह देते थे कि साधन जो हैं वो पवित्र होने चाहिए, वो नैतिक होने चाहिए, वो अच्छे होने चाहिए। साध्य अपने आप उत्तम प्राप्त होता है। हालांकि दार्शनिक और काल्पनिक बातें हैं, परंतु गांधी जी मानते थे कि अगर आप साधनों को पवित्र और नैतिक यूज करोगे ना, तो साध्य अपने आप ही अच्छा प्राप्त होगा। आपको ध्यान साध्य पे नहीं, आपको ध्यान साधनों पे देना चाहिए। जैसे कि हम पश्चिम चिंतन में जब मैकियावली को पढ़ते हैं, तो मैकियावली कहते हैं कि साधनों का तो कोई लेना देना ही नहीं है, आप सीधे जो ध्यान देना है वो साध्य पे दीजिए। तो बहुत सारे विचारक ऐसे हैं जो सीधे साध्य पे ध्यान देते हैं, और साधन को वो कुछ मानते ही नहीं है। परंतु गांधी जी का इस बारे में विचार अलग था। गांधी जी कहते थे कि आप साधनों को इतने अच्छे रखिए कि साध्य अपने आप ही अच्छा प्राप्त हो। तो ये साध्य साधन के बारे में गांधी जी की बात थी। दूसरी, धर्म की महत्वता। एक बात आप मान के चलो कि आज जो धर्म का अर्थ लगाया जाता है, गांधी जी धर्म को वो अर्थ नहीं लगाते थे। गांधी जी धर्म को त्याग के बारे में, कर्म के बारे में, बलिदान के बारे में, इन सब को धर्म से लेते थे। और ये कहते थे कि जो हमारे देश की राजनीति है, उसका आध्यात्मिकरण होना चाहिए, कि धर्म को बाहर नहीं करना चाहिए राजनीति से। राजनीति के अंतर्गत हर व्यक्ति के पास धर्म होना चाहिए। राजनीति के अंतर्गत हर व्यक्ति त्याग करने वाला होना चाहिए, हर व्यक्ति बलिदान करने वाला होना चाहिए, हर व्यक्ति कर्म वाला होना चाहिए। तो धर्म की महत्वता को बहुत स्वीकार करते थे गांधी जी। धर्म को कहीं भी इन्होंने नकारा नहीं है। अगला है धार्मिक सहिष्णुता। ये सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। इनकी नज़र में सभी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हर धर्म के प्रति क्या थे? सहिष्णु थे। तो तीन विशेषताएं हमने सामाजिक आधारों में अब तक पढ़ी। सबसे पहली तो साध्य साधन, साधन पवित्र होने चाहिए, साध्य अपने आप पवित्र हों। दूसरी बात, धर्म का राजनीतिकरण, यानी राजनीति का आध्यात्मिकरण। राजनीति के अंतर्गत त्याग, बलिदान, कर्म जैसी बातें होनी चाहिए। अगली चीज़ है धार्मिक सहिष्णुता, और धार्मिक सहिष्णुता, हर धर्म के प्रति ये सहिष्णु थे। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ थी गांधी जी की, ये तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी। गांधी जी मानते थे सत्य को, गांधी जी मानते थे अहिंसा को, गांधी जी मानते थे सत्याग्रह को।
पहली बात तो आप ये कंफर्म मान के चलो कि ये कमज़ोर करने वाली चीज़ें नहीं है, उल्टी मजबूत करने वाली। सत्याग्रह कमज़ोर नहीं करता गांधी जी की नज़र में, सत्याग्रह क्या करता है, मजबूत करता है। ये सत्य को ही ईश्वर का रूप मान कि अगर ईश्वर है तो वो कहाँ है, वो सत्य में है और बिल्कुल निरपेक्ष सत्य का पालन करते हैं। ठीक है, इसके साथ कोई भी तरीके से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सत्य हमेशा किसका रूप होता है, ईश्वर का रूप होता है और इनके चिंतन में सबसे मूल में जो है वो सत्य है कि हमेशा हर व्यक्ति को सत्य का क्या करना चाहिए भाई, पालन करना चाहिए और निरपेक्ष रूप से उसको सत्य बोलना चाहिए और सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य ही क्या है, ईश्वर है। और गांधी जी के चिंतन का मूल तत्व है क्या, सत्य और अहिंसा। अहिंसा जो है ये मजबूत करने वाली चीज़ कहते थे। ये जो अहिंसा है ये किसी व्यक्ति को कमज़ोर नहीं करती, ये उल्टी मजबूत करती है और मानव के स्वभाव को निश्चित रूप से अहिंसक होना चाहिए। और ये अहिंसा के भी 3 प्रकार मानते हैं। ये गांधी जी अहिंसा के कितने प्रकार मानते हैं, 3 प्रकार। एक तो है कायरों की अहिंसा, एक है व्यवहारिक अहिंसा और एक जो है वो है प्रबुद्ध अहिंसा के जिसमें हिंसा मिल गई ना कहीं। एक कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अहिंसा का प्रयोग तो करते हैं परंतु वो क्या मिला देते हैं, हिंसा मिला देते हैं। तो इसको ये बेकार बताते हैं कि ये किसकी अहिंसा है, कायरों की अहिंसा है। अहिंसा तो वो है जिसमें व्यक्ति को कष्ट पाना पड़ता है। अहिंसा तो वो है जिसमें व्यक्ति परेशान होता है और उसके बाद भी वो किस पे टिका रहता है, अहिंसा पे टिका रहता है। उससे कमज़ोर नहीं होता व्यक्ति, उससे मजबूत होता है व्यक्ति। किसी की आज्ञा को ना मानकर उस मतलब किसी की हिंसा का भी शिकार होना, इस प्रकार की अहिंसा का समर्थन करते थे। कहीं भी कमज़ोर करने की चीज़ नहीं बताया है गांधी जी ने अहिंसा को, उल्टी मजबूत करने की चीज़ बताते थे। और प्रबुद्ध अहिंसा जो है इसको ये कहते थे कि ये आदर्श रूप है अहिंसा का। यहाँ व्यक्ति बहुत कम है कि पहुँचे, इसको सही रूप बताते थे कि व्यावहारिक रूप से व्यक्ति को अहिंसा का पालन करना है। अगली जो चीज़ है वो है सत्याग्रह। और सत्याग्रह को कहते थे कि व्यक्ति खुद को कष्ट देकर गलत नीतियों का क्या करे भाई, गलत नीतियों का विरोध करे। देखो एक शब्द तो चलता है निष्क्रिय प्रतिरोध और एक चलता है सत्याग्रह। एक तो है पैसिव रेजिस्टेंस यानी निष्क्रिय प्रतिरोध जो अरविंदो यूज करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हिंसा जुड़ी हुई होती है। हालांकि उसमें भी संकल्पना तो यही है कि आप दूसरे की नीतियों का विरोध करिए और निष्क्रिय ऊपर होकर करिए, परंतु उसमें हिंसा का तत्व होता है। सत्याग्रह जो है इसमें व्यक्ति स्वयं को कष्ट देता है जबरदस्त। जैसे गांधी जी इसी नीति से अंग्रेजों का विरोध करते थे कि वो सत्य के लिए, ईश्वर के लिए खुद को कष्ट देते थे और वो अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करते थे। तो ऐसे करके सामाजिक आधार थे। एक सामाजिक आधार है बड़ व्यवस्था। गांधी जी बड़ व्यवस्था का समर्थन करते हैं, परंतु ये जो है ये जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को मानते हैं कि व्यक्ति ने जिस वर्ण में जन्म लिया है उस वर्ण को उसको कहीं भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसने इस वर्ण में जन्म ले लिया, उसने इस उस वर्ण में जन्म ले लिया। इस चीज़ को लेकर अम्बेडकर से इनके विरोध भी थे कि ये बड़ व्यवस्था को मानते हैं, अम्बेडकर जी बड़ व्यवस्था का विरोध करते हैं, परंतु इनका बड़ व्यवस्था का कंसेप्ट काफ़ी ब्रॉड था। ये कहते थे कि हर वर्ण को सम्मान बराबर मिलना चाहिए। हालांकि ये आदर्श चीज़ें हैं, ये काल्पनिक चीज़ें हैं कि गांधी जी का विरोध करने के लिए केवल इतना काफ़ी हो जाता है कि ये बड़ व्यवस्था को मानते हैं, अंदर की चीज़ें हम पढ़ते ही नहीं हैं।
तो आप मान के चलो कि गांधी जी ने जब अपना चिंतन विकसित किया है तो इतनी आदर्श चीज़ें इन्होंने रखी हैं कि हर वर्ग को बराबर सम्मान। अब ये कहते थे कि जैसे हरिजन है तो हरिजन का जो कार्य है उसका भी सम्मान होना चाहिए, और अन्य कोई काम है जैसे नाई है वो नाई का काम करता है तो उसके नाई के काम का उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना एक कलेक्टर के काम का होता है, जितना एक बड़े पद के कार्य का होता है। हालांकि हम राजनीति चिंतन में पढ़ेंगे गांधी जी बड़े पदों के तो खिलाफ ही थे, वो केंद्रीय शासन के हमेशा ही खिलाफ रहे थे। तो ये चीज़ पूछ ली जाती है कि गांधी जी किसका समर्थन करते हैं। गांधी जी बड़े व्यवस्था का समर्थन करते हैं, जन्म आधारित और कर्म आधारित दोनों बड़े व्यवस्थाओं का समर्थन करते हैं, और कर्म के आधार पे हर वर्ग को सम्मान की बात करते हैं कि हर वर्ग को हमेशा ही सम्मान प्रदान करना चाहिए और हर वर्ग को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। दूसरा जो आधार है वो है राजनीतिक आधार कि आखिर राजनीतिक सोच गांधी जी की क्या थी। सबसे पहली जो बात है, गांधी जी जो थे वो थे दार्शनिक अराजकतावादी। और दार्शनिक अराजकतावादी से पहले पता होना चाहिए हमें कि अराजकतावादी क्या है। अराजकतावादी वो हैं जो राज्य की सत्ता के खिलाफ होते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि कोई प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, कोई राज्य नहीं होना चाहिए, कोई हमारे ऊपर ऐसी शक्ति नहीं होनी चाहिए जो व्यक्ति को किसी भी काम को करने से रोकती हो। वो कौन होते हैं? अराजकतावादी। अराजकतावादी क्या चाहते हैं कि राज्य की क्या हो भाई, समाप्ति हो। और गांधी जी जब अराजकतावादी हैं तो निश्चित रूप से मान के चलो कि गांधी जी किसके खिलाफ हैं? राज्य की सत्ता के खिलाफ हैं। गांधी जी कहीं नहीं मानते कि क्या होनी चाहिए? सेना। गांधी जी कहीं नहीं मानते कि क्या होना चाहिए? न्यायालय। गांधी जी कहीं नहीं मानते कि क्या होनी चाहिए? पुलिस। गांधी जी कहीं नहीं मानते कि क्या होने चाहिए? कानून। गांधी जी तो ऐसे एक राज्य की संकल्पना करते हैं कि जिसमें ना तो पुलिस है, न राज्य है, न कानून है, न न्यायालय है, न पुलिस है, कुछ नहीं है। व्यक्ति अपना जीवन स्वयं जी रहे हैं, और इसी संकल्पना को कहते हैं हम स्वराज। स्वयं का, स्वयं के ऊपर शासन। राज्य की संकल्पना के खिलाफ हैं गांधी जी। अराजकतावादी हैं। और कैसे अराजकतावादी हैं? दार्शनिक अराजकतावादी। अराजकतावादी कई प्रकार के होते हैं। क्रांतिकारी अराजकतावादी होते हैं जो राज्य के खिलाफ क्रांति करके राज्य की सत्ता को खत्म कर देते हैं। जैसे प्रूंदो जैसे विचारक थे, वो क्रांतिकारी अराजकतावादी थे। और लियो टोल्स्टॉय, गांधी जी जैसे जो विचारक हैं, ये दार्शनिक अराजकतावादी हैं। ये शांति से, अहिंसा से, इन चीज़ों से राज्य की सत्ता के खिलाफ हैं और राज्य की सत्ता को समाप्त करने का समर्थन। तो मूल रूप से कैसे हैं गांधी जी? दार्शनिक अराजकतावादी। दूसरा इनका एक सिद्धांत है आंतरिक व्रत का सिद्धांत। और आंतरिक व्रत के सिद्धांत में ये केंद्र में रखते हैं, ये ऐसे करते हैं, सबसे बीच में रखते हैं ये व्यक्ति को। व्यक्ति के ऊपर ग्राम, ग्राम के ऊपर शहर, शहर के ऊपर जिला, और जिले के ऊपर ये सबसे बाद में रखते हैं राज्य। ऐसे करके एक आंतरिक व्रत बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो है व्यक्ति। गांधी जी का जो आंतरिक व्रत का सिद्धांत है उसमें है महत्वपूर्ण व्यक्ति कड़ी। जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो व्यक्ति है, और जो शासन की शक्तियां हैं वो नीचे से ऊपर की ओर हैं, ना कि ऊपर से नीचे की ओर। वर्तमान में अगर हम शासन को देखें तो शक्तियां कहाँ से आ रही हैं? ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं। परंतु गांधी जी जो थे वो हमेशा नीचे से शक्तियों का प्रयोग करते थे कि नीचे व्यक्ति के पास ज़्यादा शक्तियाँ होंगी, उसके बाद गाँव के पास ज़्यादा शक्तियाँ होंगी, राज्य के पास ना के बराबर शक्तियाँ होंगी। और वो तो समर्थन करते थे अपने राम राज्य में कि राज्य की क्या हो जाएगी? समाप्ति हो जाएगी, राज्य उपस्थिति नहीं रहेगी। ऐसे करके ये आंतरिक व्रत के सिद्धांत का समर्थन। तीसरा ग्राम स्वराज, ये विकेंद्रीकरण के समर्थक हैं कि शक्तियाँ किस में होनी चाहिए? गाँव में होनी चाहिए। जैसे पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज की संकल्पना है जो अभी हमारे संविधान में चलती है, 73 में और 74 में संविधान संशोधन हुए थे। ये कैसे तत्व हैं? गांधीवादी तत्व हैं। क्यों है गांधीवादी तत्व? क्योंकि गांधी जी किसका समर्थन करते हैं? ग्राम स्वराज का। गांधी जी तो यहाँ यहाँ तक कहते हैं कि जो गाँव की इकोनॉमी है उसको उठाना चाहिए। गांव की जो अर्थव्यवस्था है इसको उठाओ, आप इसमें मेले लगाओ, इसमें खेल खिलाओ, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें कराओ
केंद्र की सत्ता के खिलाफ थे गांधी जी। गांव के शासन के, ग्राम स्वराज के, विकेंद्रीकरण के समर्थक थे गांधी जी। इस प्रकार की राजनीतिक सोच थी। अगली, दल विहीन लोकतंत्र। कहीं भी दलों का समर्थन नहीं करते कि कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस का इन्होंने विरोध भी किया था। ये कहते हैं कि दल जो हैं ये केंद्रीकरण का काम करते हैं। जो दल जो हैं ये किसका काम करते हैं? केंद्रीकरण का काम करते हैं। दलों की क्या होनी चाहिए? समाप्ति होनी चाहिए। दल आधारित शासन नहीं होना चाहिए। आगे जयप्रकाश नारायण हों, विनोबा भावे हों, जो गांधी जी के समर्थक थे, उन्होंने भी दल विहीन लोकतंत्र की बात की थी। जेपी नारायण ने काफ़ी, हम सुनते हैं दल विहीन लोकतंत्र में नाम, तो जेपी नारायण का भी नाम काफ़ी आता है। जो जयप्रकाश नारायण थे तो वो गांधी जी से ही प्रभावित थे, दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन करते थे। यानी दल नहीं होने चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये केंद्रीकरण का समर्थन करती हैं, सेंट्रलाइजेशन को पैदा करती हैं हमारे समाज में। तो दलों के बिल्कुल भी समर्थक नहीं थे गांधी जी। अगले, संसद की आलोचना। जो इनकी पुस्तक है हिंद स्वराज, और हिंद स्वराज में पूरा का पूरा एक चैप्टर है जो ब्रिटिश संसद की आलोचना को लेकर है। ये संसद जो है ये बातूनी दुकान है, ये वेश्या है, ये बाज महिला है। ऐसी ऐसी कटीली बातें गांधी जी करते थे कि संसद आधारित जो शासन है ये तो होना ही नहीं चाहिए। संसदीय शासन जो है इसमें केवल और केवल बातूनी बातें होती हैं। ये बांझ महिला है, ये वेश्या के रूप में है। ब्रिटिश संसद की विशेषकर आलोचना गांधी जी इस चीज़ के ऊपर करते हैं। तो संसदीय शासन के बिल्कुल खिलाफ हैं गांधी जी। दूसरी है अधिकार और कर्तव्य। गांधी जी कहते थे कि व्यक्तियों को अधिकार मिलने चाहिए, परंतु अधिकारों के साथ साथ किस पे भी बल होना चाहिए? कर्तव्यों पर भी बल होना चाहिए कि हर व्यक्ति के कर्तव्य भी होने चाहिए। अधिकार तो, जब राज्य की सत्ता ही नहीं है तो व्यक्ति के पास अधिकार तो हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे, व्यक्ति अपने अधिकारों को सही तरह से यूज नहीं करे। तो इसलिए व्यक्ति के क्या होने चाहिए? कर्तव्य होने चाहिए। तो हमने 3-4 चीज़ें राजनीतिक चिंतन में देखी हैं। सबसे पहले ये जो बात कर रहे थे गांधी जी, दार्शनिक अराजकतावादी थे। ये राज्य की सत्ता के खिलाफ थे। दल विहीन लोकतंत्र की बात की। आंतरिक व्रत का सिद्धांत, जिसमें व्यक्ति को, ग्राम स्वराज की बात, जिसमें गांव तक शासन, विकेंद्रीकरण की बात, संघ सरकार के खिलाफ, राज्यों के खिलाफ इनकी बात, एक अराजकतावादी के रूप में बात, दल विहीन लोकतंत्र, संसद की आलोचना जिसमें संसद को बांझ वेश्या, बांझ महिला तक कहा, अधिकार और कर्तव्य जिसमें अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पर बल। अगला जो आधार है वो है आर्थिक आधार। और आर्थिक आधार में गांधी जी जो बात करते हैं वो सबसे पहले करते हैं ट्रस्टीशिप थ्योरी, यानी न्यास सिद्धांत। वर्तमान में एक थ्योरी चलती है उसको बोलते हैं हम CSR, यानी कोऑपरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामुदायिक सामाजिक उत्तरदायित्व। इसमें क्या होता है कि जो अमीर हैं वो मदद करते हैं गरीबों की। कि कोई अमीर है, के पास पैसा ज़्यादा है, के पास पैसा ज़्यादा हो गया, तो इसका कर्तव्य है कि ये क्या करे, अपने पैसे का अपरिग्रह करे। पैसे को क्या करे? त्यागे। और किन की मदद में त्याग दे? गरीबों की मदद। इसी सिद्धांत को कहते हैं हम न्यास सिद्धांत या ट्रस्टी सिद्धांत। गांधी जी अपने आर्थिक आधार में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ बताते हैं वो बताते हैं ट्रस्टीशिप या न्यास सिद्धांत। आज भी जो अमीर हैं वो बहुत सारे NGO चलाते हैं, गरीबों की मदद के लिए खूब सारा काम करते हैं। तो ये सब कौन से आधार हैं? CSR यानी कोऑपरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के जो अमीर लोग हैं उनका एक सामाजिक उत्तरदायित्व है कि वो गरीबों की मदद करें। ऐसे ही गांधी जी ने अपने जो सिद्धांत में दिया था वो दिया था न्यास सिद्धांत या ट्रस्टीशिप थ्योरी। और ट्रस्टीशिप थ्योरी के अंतर्गत वो कहते थे कि जो ये अमीर लोग हैं ये गरीबों की मदद करें, जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो गरीबों तक पहुँचाएँ, अपरिग्रह करें उसका। ये न्यास सिद्धांत था। अगला स्वदेशी, ये हमेशा पश्चिम सभ्यता जो बहुत ज़्यादा हावी है हमारे समाज के ऊपर, इसके खिलाफ थे। आज जो हम बात करते हैं आत्मनिर्भर
भारत, इसको गांधी जी क्या कहते थे? विदेशी। कि हमें अपने देश को, हमें क्या अपनानी चाहिए? हमें खादी अपनानी चाहिए। हमें क्या चलाने चाहिए? हमें चरखा चलाने चाहिए। इन चीज़ों को गांधी जी ने बहुत अच्छे से कहा था कि ये जो पश्चिम सभ्यता है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और इसकी उतनी ही आलोचना करते थे कौन? गांधी जी। और छोटे उद्योगों के और कुटीर उद्योग, ये कहते थे कि जो ये बड़े बड़े उद्योग हैं ना, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, इनको बंद करना चाहिए। ये बड़े बड़े उद्योग जो हैं वो नहीं स्थापित होने चाहिए किसी भी देश में। कैसे उद्योग होने चाहिए? छोटे छोटे उद्योग होने चाहिए। ये कहते थे जो ये मशीनीकरण है, ये नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मशीनीकरण हमारे समाज को पतन की ओर ले जाता है। ये कहते थे कि मानव के श्रम पे ध्यान दीजिए आप, मानव पे काम करवाइए, ना कि मशीनों पे। इससे मानव की गरिमा बची रहेगी। मानव श्रम को सही माना। ये कहते थे कि हर गांव में, हर छोटी छोटी जगह पे उद्योग स्थापित होने, ना कि बड़ी बड़ी एमएनसीज और कंपनियां। तो ऐसा जो चिंतन था, वो गांधी जी का आर्थिक आधारों पे था। और हमने जो चर्चा की थी आज, वो की थी गांधीवाद के ऊपर। और गांधीवाद को हमने 3 आधारों पे समझने की कोशिश की। इसमें पहला जो आधार था, वो था सामाजिक आधार, जिसमें सबसे पहले हमने साध्य साधन की बात की। उसके बाद हमने धर्म की महत्ता की बात की, फिर धार्मिक सहिष्णुता की बात की, सत्य अहिंसा और सत्याग्रह की बात की। उसके बाद में हमने बड़ व्यवस्था की बात की थी। और बड़ व्यवस्था में बताया था कि गांधी जी जो हैं वो हर वर्ग को बराबर सम्मान की बात करते हैं, हालांकि बड़ व्यवस्था का समर्थन करते हैं। इसके बाद हमने की थी राजनीतिक आधारों की बात। और राजनीतिक आधारों में हमने देखा था कि जो सबसे पहले तो गांधी जी क्या है, दार्शनिक अराजकतावादी बताए थे हमने, कि राज्य की सत्ता के खिलाफ है। उसके बाद हमने बताया आंतरिक व्रत का सिद्धांत। उसके बाद हमने बताई ग्राम स्वराज की संकल्पना, जिसमें विकेंद्रीकरण का बल देते हैं गांधी जी। उसके बाद हमने दल विहीन लोकतंत्र की बात की, संसद की आलोचना की बात की, अधिकार और कर्तव्यों पर समान बल दिया। अगली जो आधार देखा था, वो हमने देखा था आर्थिक आधार, जिसमें हमने ट्रस्टीशिप थ्योरी यानी अपरिग्रह का सिद्धांत, जो अमीर लोग जो हैं वो क्या करें? अपरिग्रह करें। और उसके बाद हमने देखी स्वदेशी की संकल्पना, यानी आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना। और उसके बाद जो हमने देखा वो था छोटे एवं कुटीर उद्योग, यानी बड़े बड़े उद्योग और जो एमएनसीज हैं, इनके अगेंस्ट में गांधी जी ने बात की। तो ये गांधीवाद संबंधी चिंतन चिंतन था। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आपको क्लियर हो गया होगा गांधी जी की बेसिक सोच के बारे में, कि आखिर क्या सोच थी, क्या सोच नहीं थी गांधी जी की। मैं आपको सूचित कर दूं, एक टेलीग्राम चैनल चलाता हूं पॉलिटिकल साइंस एकेडमी बाई गौरव फौजदार के नाम से। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। इसकी पीपीटी भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आप शेयर कीजिए। पॉलिटिकल साइंस संबंधी आपको सारा मैटर यहीं उपलब्ध कराया जाता है। आपको ऑथेंटिक और प्रामाणिक रूप से मैं आपको मैटर प्रदान, करंट जीके से संबंधित हो, डायरेक्ट से संबंधित हो, सारा मैटर इस पे मिलता है। आप ज्वाइन कीजिए यूट्यूब चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।